नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एमओ क्लासेज में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्रॉनिकल मंथली मैगजीन को देख रहे हैं जिसमें दिसंबर मंथ की न्यूज है और फरवरी मंथ करके आई है। ठीक, लेटेस्ट यही मैगजीन आई है। इसमें अब तक हम योजना और कार्यक्रम तक देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं BFSI मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड बीमा। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन सी न्यूज है। पहले देखते हैं क्या है, देखते हैं इसमें। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई जिसे कहते हैं, क्या कहा इसने कि 23 दिसंबर 2024 को दूरसंचार के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख संशोधन पेश किए हैं। मतलब कि इसने क्या काम किया है कि जो नए दूरसंचार नियम का दो संशोधन लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? पहला इसने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण या बढ़ावा संशोधन नियम 2024 लेकर आया है। दूसरा जो संशोधन लेकर आए हैं, क्या, दूरसंचार टैरिफ 17वां संशोधन आदेश 2024 लेकर आए। क्या है इसमें, देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। इसमें यह कहा गया है कि विशेष टैरिफ वाउचर या STV, इसे कहते हैं STV या विशेष स्पेशल टैरिफ वाउचर जो होता है, वॉइस और SMS के लिए अलग से STV अनिवार्य किए गए। यानी आपको जैसे होता क्या था पहले कि कुछ लोग SMS नहीं भेजते हैं, कुछ लोग वॉइस कॉल तो करते हैं लेकिन उनके पास डेटा की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ जो आवश्यकता होती थी, इसी संबंधित इसको लेकर आए हैं। ठीक है, ताकि उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प मिल सके। यानी जो हमारी सेवा है, जो हम सर्विस लेंगे, हम उसी भुगतान करेंगे, और जो उसको हम नहीं ले रहे हैं उसका भुगतान नहीं। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग घर में सभी के रिचार्ज कराते होंगे, उसमें 100 SMS मिला एक्स्ट्रा सा, या 2 GB डेटा मिला। पता था मोबाइल है कीपैड वाला मोबाइल है, ऐसे डेटा क्या जरूरत है? या आप ही बताइए, 299 जब रिचार्ज कराते हैं एयरटेल वाला या जियो के, उसमें कितना मिलता है? 100 SMS डेली मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। आपको सभी प्रयोग करते नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित ये प्रावधान लेकर आए हैं। ठीक है, यह विशेष रूप से बुजुर्गों ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले को लाभान्वित। क्यों? क्योंकि भैया ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क है ही नहीं, बुजुर्ग बेचारे इसका यूज नहीं करते। पता चला आप उनसे जबरदस्ती पैसा लिए बैठे हो। ठीक है, ठीक भाई, अभी चलते हैं। STV कम्बो वाउचर की वैधता अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन तक कर गई। यानी जो इसकी वैधता है कितनी कर दी गई है? 365 दिन, यानी 1 साल। पहले क्या होता था? 3 माह होता था। ठीक है, अभी चलते हैं। कलर कोडिंग संबंध। कलर कोडिंग मतलब ये था कि ऑनलाइन रिचार्ज को प्राथमिकता देते हुए वाउचर से भौतिक कलर कोडिंग समाप्त करें। मतलब पहले क्या होता, जो आप वाउचर खरीदे होंगे 10 रुपए 15 रुपए जो वाउचर आता था, उस पर कोडिंग की जाती थी, उसको क्या कर दिया, आप समाप्त कर दिया गया। 10 रुपए और उससे गुणक के केवल टॉपअप वाउचर के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था समाप्त करी गई है। ठीक है, ये जो टॉपअप वगैरह आते थे वो भी शायद समाप्त कर दिए गए हैं। OTT यानी 50वां संशोधन 2012 में 10 रुपए मूल्य वर्ग से कम टॉपअप वाउचर का आदेश बरकरार रखा गया है। यानी अगर 10 रुपए से कम कोई टॉपअप वाउचर है उसको रखा जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्राई के बारे में क्या है। ट्राई की स्थापना दोस्तों 20 फरवरी 1997 में हुई थी। यह इसका उद्देश्य क्या था? स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण को बनाए रखना, ताकि दूरसंचार कंपनियों के बीच निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। कितने? 2। और इनका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष की अवधि तक होता है, या 65 वर्ष की आयु तक इसके रह सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। इसका अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहटी है। ठीक है, GST परिषद की 55वीं बैठक हुई। कहाँ हुई? यह बैठक हुई राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में हुई है। अध्यक्षता किसने किया था? वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। ठीक दोस्तों, क्या हुआ इसमें? खैर ये सब नहीं पूछा जाता, खैर अब देख सकते हैं। प्रमुख बैठक क्या है देखिएगा। फोर्टिफाइड चावल को पर कम कर कटौती कर, मतलब कि जो फोर्टिफाइड जो चावल था उसके कर में कटौती लगी। फोर्टिफाइड चावल क्या होता है दोस्तों? आपने सुना होगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस नाम सुना? इसमें क्या होता था? विटामिन ए, विटामिन ए को मात्रा को संशोधन करके बढ़ाया गया था। इसको जो खाता है उसको विटामिन ए की मात्रा संपूर्ण रूप से मिल जाता है। क्या इसमें मतलब ये समझिए, जब किसी खाद्य में उसमें संशोधन करके उसके बीजों में अंकुरित करके संशोधन करके क्या किया जाता है, किसी अन्य मिनरल्स या विटामिन को डाला जाता है उसे, या उसको और पोषक तत्व उसमें डाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? फोर्टिफाइड कहा जाता है। उसमें क्या किया गया, जो फोर्टिफाइड, इसी प्रकार एक फोर्टिफाइड चावल है, उसमें क्या किया, उसके जो टैक्स था 5% घटाकर क्या 5% कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जीन थेरेपी पर GST छूट। जीन थेरेपी आप जानते हैं,
जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी क्या होता है? ये अनुवांशिक विकार की समस्या समाधान के लिए एक पद्धति है, ठीक है। उस पर क्या किया गया? उस पे भी जीएसटी छूट कर दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एयर टरबाइन फ्यूल, यानी जीएसटी के दायरे में शामिल करने वाले कोई निर्णय नहीं लिया। जो एयर टरबाइन फ्यूल होता है उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदे गए भोजन डिलीवरी शुल्क जीएसटी कम करने की योजना स्थगित कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या वाहनों पर जीएसटी क्या है? छोटे पेट्रोल डीजल वाहनों के पुराने इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12%, यानी अब इस पर क्या जीएसटी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पॉपकॉर्न पर जीएसटी पहले पैक नहीं किए गए नमक और मसाले तैयार पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा, और पहले से पैक हुए लेबल के लिए 12%। पॉपकॉर्न पर भी भैया जीएसटी लगता है, ध्यान दीजिएगा। संभल के खाइए। अगर आप लोग टाकीज वगैरह में जाते ना सिनेमा हॉल में, तो पॉपकॉर्न सबसे सोचिए पहले, सिनेमा टिकट पता चला 200 रुपये, 200 रुपये है, या कभी कभी 50 रुपये ही होता है किसी किसी जो छोटे स्तर का है, और उसका जो पॉपकॉर्न होता है 250 का होता है। सोचिए पहले, गजब लुटाई है। संवैधानिक संशोधन, इसमें क्या किया गया है? संवैधानिक निकाय है ये, जीएसटी परिषद का है, संवैधानिक निकाय है। और संविधान का अनुच्छेद 279A1 279A1 के तहत इसे राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय मंत्री होते हैं। और कौन कौन होता है? राजस्व या वित्त प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री होता है इसमें, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, प्लस कार्य अनुच्छेद 279A4 के अंतर्गत जीएसटी संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे का संघ और राज्यों से सिफारिश, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन? अरुण जेटली जी थे, जो अब नहीं रहे, ठीक है। भारत सरकार ने एडीबी के बीच $500 मिलियन का ऋण समझौता किया। एडीबी मतलब एशिया विकास बैंक, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्या लिया? $500 मिलियन का ऋण लेने के हस्ताक्षर किया है। क्यों लिया है? क्या करेगा भैया ये ऋण? यह ऋण जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजना समर्थन देने के लिए है। यानी क्या करना है? हमें हरित और बुनियादी ढांचा के ऊपर फोकस करना है, यानी ऐसे ढांचा डेवलप करना है चलो जो जलवायु परिवर्तन के क्या है अनुकूल हो, ठीक है। एडीबी का यह ऋण इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को दिया जाए। किसको? IIFCL, क्या? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड को यह दिया जाएगा, ठीक है। इसी संस्था को दिया जाएगा। अभी चलते हैं, देखिएगा। हस्ताक्षरकर्ता भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग संयुक्त सचिव सुश्री जूही मुखर्जी ने की। अगर पूछा जाए इस पे हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? जूही मुखर्जी जी है। कौन है ये? आर्थिक मामले के जो विभाग उसके संयुक्त सचिव हैं। एडीबी की ओर से कौन किया था? कंट्री डायरेक्टर मेयो ओका। इन्होंने कभी कभी पीछे से हस्ताक्षर पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये एशिया विकास बैंक के बारे में देख लेते हैं। एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? 19 दिसंबर 1966 में हुई है। और क्या है? बहुपक्षीय निकाय। बहुपक्षीय निकाय का मतलब ये बहुत से देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान में लगभग 69 सदस्य, ठीक है। लास्ट में क्या है? इजराइल जुड़ा भी, हाल ही में करंट में था, लास्ट जुलाई में इजराइल जुड़ा था इसमें, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मसातो कांता, जापान के हैं, ठीक। भारत की शेयरधारी कितना है? 7.5% इसमें शेयरधारी है, ठीक है। प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च, क्या है ये? आप देखिएगा, जो ICICI जो बैंक है इसने क्या किया? टाइम्स इंटरनेट और जो टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के डिजिटल शाखा है ने 19 दिसंबर 2024 के सुपर प्रीमियम ब्रांड मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कौन कौन? ICICI बैंक है, टाइम्स इंटरनेट और टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने क्या किया? ये कार्ड को लॉन्च किया। क्या है? ठीक, कार्ड का नाम क्या है? टाइम ब्लैक IICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इसने लॉन्च किया। लक्षित व्यक्ति कौन है? लग्जरी जीवन शैली सेवाएं उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्ति। ध्यान देना, ये सब प्राइवेट बैंक है ना, ये उन्हीं लोगों को ऊपर ज्यादा टारगेट करते हैं जहां से इनका लाभ ज्यादा हो, ठीक है। क्या है कार्ड धारक लाभ? क्या होंगे? 1300 से अधिक वैश्विक हवाई अड्डे पर असीमित लाउंज का उपयोग, घर पर वीजा सेवाएं, द कोरम ऑफ क्लब में प्रवेश, अंतरराष्ट्रीय खर्च में 2.5% रिवार्ड पॉइंट और घरेलू लेन देन में
2% रिवॉर्ड पॉइंट। खैर ये सब जितने हैं ना, पहले तो एक बार क्या होता है, लालच दिया जाता है, उसके बाद फिर इसे वसूली की जाती है। ठीक है, याद है हम लोग जब गूगल पे शुरू किया चलाना, तो पहले किसी के पास पैसा भेजो, भेजा 10 रुपये पा गए 20 रुपये, तो ये होता था। अब क्या है, चाहे जितने बार 1000 ट्रांजेक्शन दे जाओ कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, क्या है इसमें, इसकी स्थापना कब हुई आईसीआई की, कब, ये निजी बैंक है, और इसकी स्थापना 1994 में हुआ था, मुंबई में है। इसका टैगलाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका, हम हैं ना ख्याल आपका। ठीक है, इसके एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है ये, सीजन 2025 सीजन के लिए खोपरा फसल की एमएसपी में वृद्धि है। खोपरा क्या होता है दोस्तों, जो नारियल होता है, नारियल आप लोग खाते हैं, सूखा नारियल, सूखा नारियल होता है, सूखे नारियल को क्या कहा जाता है, खोपरा कहा जाता है। इसमें क्या किया, इसको जो एमएसपी हाल ही में जारी किया गया है, उसमें क्या करिए वृद्धि की गई है। क्या है वृद्धि, किसने किया है, आर्थिक मामले मंडली मंत्रिमंडलीय समिति, सीएसीपी, इसे क्या कहते हैं, सीएसीपी। सीएसीपी की क्या करती है, यही क्या करती है कि एमएसपी को अनुमोदन करती है, और फिर आर्थिक मामले मंडलीय समिति जो है इसका जारी करता है। ठीक है, आगे क्या है, केंद्र सरकार ने 2018-19 में केंद्रीय बजट में घोषित किया था कि सभी अधिसूचित फसलों के एमएसपी उत्पादन अखिल भारतीय औसत लागत से लगभग 1.5 गुना तय किया जाएगा। यानी जो एमएसपी होता है, लागत का कितना, लागत का 1.5% से अधिक दिया जाता है। ठीक है, कह रहा एमएसपी की दर कितना है, अभी क्या है, 11,582 प्रति क्विंटल हो गया है, और बाल खोपरा कितना, 12,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, एमएसपी में वृद्धि 2014 में एमएसपी की तुलना में मिलिंग खोपरा में 121% की वृद्धि हुई, जबकि बाल खोपरा में 120% की वृद्धि हुई। ठीक है, 2014 में मिलिंग खोपरा 5,250 रुपये प्रति क्विंटल था। आज 2014 में क्या हो, बाल खोपरा क्या है, इसमें 5,500 प्रति क्विंटल था, वर्तमान में कितना हो गया बढ़कर, ये देखिएगा, मिलिंग खोपरा कितना हो गया, 11,582 हो गया, और ये कितना है, 12,100 हो गया। ठीक है, खोपरा उत्पादन राज्य कौन सर्वाधिक कितना हिस्सेदारी है, कर्नाटक की, दूसरी हिस्सेदारी किसकी है, तमिलनाडु की। एमएसपी क्या है दोस्तों, एमएसपी जो है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए एमएसपी में समझा देता हूँ, एमएसपी होता क्या है, मान लीजिए आपने गेहूं उत्पादन किया, क्या, गेहूं, गेहूं आपके पास आया 100 क्विंटल, कितना, 100 क्विंटल आया, पता चला आप बाजार में जब बेचने गए, तो हो सकता है बाजार में कीमत, लोगों ने जब, होता क्या है, अब मार्केट में आपने रूल पढ़ा होगा, इकोनॉमी जानते होंगे, थोड़ा बहुत समझ रखते होंगे, उसमें आप जानते होंगे, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका दाम घटते चला जाता है। मान लीजिए आपने 100 क्विंटल किया, इधर एक लोग और भी 100 क्विंटल थे, कई लोग ऐसे मिला कि मान लीजिए 1,000 क्विंटल हो गया। मार्केट में जो बायर थे, इनकी संख्या कम है, मान लीजिए बायर 5 थे या 10 थे, जो भी बायर थे, अब इनके पास गेहूं की मात्रा ज्यादा हो गई। अब ये क्या करेंगे, भाई साहब आप एक काम करिए, जब पहले गेहूं क्रेट मान लीजिए 20 रुपए था, अब ये क्या कहेंगे, मुझे 15 में ही दो। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो गेहूं कीमत कम हो जाएगी। सरकार क्या कहती है, अब सरकार यहाँ आ जाएगी, सरकार कहेगी ऐसा है, ऐसा नहीं होगा, मैं क्या करता हूँ, गेहूं कीमत 21 रुपये तय करता हूँ। ठीक है, 21 रुपया से नीचे गेहूं नहीं बेचा जाएगा, अब जिसको लेना है ले या न ले। ठीक है, तो यानी एक कीमत निर्धारित की जाती है किसान की, अगर किसान इससे अधिक बेच सकता है बेच ले, नहीं होगा तो सरकार इतनी कीमत क्या करेगी, किसान के गेहूं को खरीदेगी। ठीक है, इसे कहते हैं एमएसपी। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। यह दर किसानों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है, कितना, 1.5 गुना अधिक, उन्हें लाभकारी मूल्य मिलते हैं। सिफारिश कौन कर, सीएससीपी, मैंने कहा सीएससीपी क्या करती है, सिफारिश करती है, और आर्थिक मामले मंडलीय समिति क्या करती है, घोषणा करती है, ध्यान देना, सीएससीपी और आर्थिक मामले के, आर्थिक मामले की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है, इसको क्या करती है, घोषणा करती है। कुल 22 फसलों पर दिया जाता है, और एक गन्ने के लिए एफआरपी दिया जाता है, यानी फेयर रेट प्राइस, यानी उचित लाभकारी मूल्य। ठीक है, ये जो है गन्ने पे दिया जाता है। ठीक है, जिसमें 7 अनाज है, 5 दालें हैं, 7 तिलहन है। अनाज में कौन कौन से, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी के लिए दिया जाता है। दालों में मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर के लिए दिया जाता है। सोयाबीन में जो है दोस्तों, सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल और सूरजमुखी और नारियल के लिए दिया जाता है। कमर्शियल में 4 फसलें हैं, कौन कौन से, गन्ना, कपास, खोपरा और कच्चा जूट के लिए कमर्शियल रूप से दिया जाता है। ठीक है, एमएसपी की घोषणा आर्थिक मामले की मंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। ठीक, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, इसकी पहली बार जो हुआ था 1965, जब हरित क्रांति आई थी, जब ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति आई तब उसी समय दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे दोस्तों उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित कुछ तथ्य इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या है, एनटीपीसी द्वारा बिहार में परमाणु ऊर्जा परियोजना की घोषणा, यानी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, इसके अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह जी हैं। उन्होंने 19 दिसंबर 2024 कहा, बिहार एंड बिजनेस कंडक्ट शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसमें उन्होंने क्या कहा कि बिहार में क्या होगा, परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, क्या होगा इसमें, क्या है, एनटीपीसी द्वारा राज्य में रूफटॉप सोलर, ग्राउंड माउंटेड सोलर, फ्लोटेड सोलर और पंप स्टोरेज, बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना क्षेत्र में काम करने में रुचि जाहिर की। यानी इन क्षेत्रों को रूफटॉप क्या मतलब होता है, रूफटॉप मतलब ये होता है ऐसे सोलर जो छतों के ऊपर लगाए जाते हैं। ग्राउंड माउंटेड मतलब क्या होता है, जो जमीन पर लगाए जाते हैं। फ्लोटिंग मतलब जो किसी मतलब जलीय क्षेत्र में लगाए जाते हैं। पंप स्टोरेज मतलब आपने सुना कुसुम योजना जो पंप वगैरह होता है उसी के हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है, 2032 तक एनटीपीसी ने अपनी 60,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अधिकांश हिस्सा बिहार में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। यानी जो उसका लक्ष्य है 60,000 मेगावाट का, वो कह रहा है हम इसका अधिकतम हिस्सा कहाँ से लेंगे, बिहार में ही उत्पादित करेंगे। ठीक है, बिहार में एनटीपीसी की स्थापित क्षमता 8,850 मेगावाट है और यह लगभग 80,000 करोड़ रुपए के निवेश है। ठीक है, एनटीपीसी बिहार में लगभग 3,000 से 4,000 मेगावाट घंटे की बैटरी भंडारण क्षमता स्थापित करने की संभावना तलाशा है। ठीक है, कहाँ में, बिहार में। अब देख रहे हैं एनटीपीसी के बारे में क्या है, यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम है। 7 नवंबर 1975 की स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और यह महारत्न दर्जा 2010 में महारत्न दर्जा दिया गया था। अभी चलते हैं, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2032 तक 3 गुनी, मतलब क्या है, हाल ही में क्या किया, पृथ्वी मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं, क्या नाम है इनका, जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने ये क्या कहा कि संसद के एक प्रश्न उत्तर देते हुए बताया क्या क्या परमाणु ऊर्जा क्षमता 4,780 मेगावाट से दुगनी होकर 2024 में 8,081 हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, अगर पूछ लिया जाए पर वर्तमान में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है तो क्या हो जाएगा, 8,081 हो गई है। और 2031-32 तक क्या कहा, इसकी 3 गुनी होकर 22,480 हो जाएगी। 2031-32 तक हो जाए कितना, 22,480 को पूछ लिया जाए कितना लक्ष्य रखा गया है तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, पिछले 10 वर्षों में विकसित विकसित क्षमता, यह उपलब्धि पिछले 60 वर्षों को हासिल की गई क्षमता के बराबर, यानी कहा 10 वर्षों में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। फिर क्या कहा, ये 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य है। सोचिए पहले कितना तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। वाह, गुड। अब बताइएगा परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय है या नहीं है। अब मुझे इस चीज का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में की गई है। यह सर्वोच्च निकाय है किसका, परमाणु ऊर्जा आयोग का। इसकी स्थापना क्या है, 19 परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, होमी जहांगीर बाबा। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। वर्तमान में अध्यक्ष के डॉक्टर ए.के. मोहंती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है इसमें, बोब कार्ड लिमिटेड की टियारा क्रेडिट कार्ड। ये बोब कार्ड लिमिटेड क्या है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉब कार्ड, जो बॉब कार्ड लिमिटेड ने क्या किया, महिला के वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पहला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसका नाम क्या, टियरा। अगर पूछा हाल ही में टियरा क्रेडिट कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया, क्या होगा उसका आंसर, बोब कार्ड लिमिटेड ने जारी किया। किसके लिए कार्य किया, महिलाओं के लिए। क्या उद्देश्य का, वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और उसने कौन सा लॉन्च किया था दोस्तों, आईसीएन कौन सा लॉन्च किया था, जल्दी बताइएगा। आईसीएन कौन सा बैंक लॉन्च किया था, याद है, भूल गए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या है, लाइफ स्टाइल शॉपिंग ऑफर्स। क्या है इसमें, वाउचर सदस्यता। इसमें क्या है, वाउचर और सदस्यता, क्या, मित्रा, नायका, फ्लिपकार्ट और लैंगमे सैलून जैसे ब्रांड्स के लिए 31,000 रुपए तक के वाउचर सदस्यता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको जो दिया जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड जो दिया जाए, आप इन वेबसाइटों पर जाकर 31,000 वस्तु तक वस्तुओं को सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, प्रति तिमाही वाउचर 500 रुपए के नायका, फ्लिपकार्ट के और मित्रा वाउचर। इसका मतलब क्या, 500 रुपए प्रति महीने आपको वाउचर भी मिला जाएगा, जिसमें आप मित्रा या नायका जो वेबसाइटें हैं, नायका किसके लिए, ये खासकर सौंदर्य प्रसाधन के लिए है। फ्लिपकार्ट जो है, जो वस्तुएं हम लोग मंगाते हैं, और मित्रा भी ऐसे ही वेबसाइट है, यहाँ से क्या करते हैं, आपको लाभ मिल सकता है। मनोरंजन और ओटीटी सब्सक्रिप्शन क्या है, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, गाना प्लस या मूवी मूवी टिकट, माई शो मूवी टिकट,
₹250 में छूट प्रति माह एक बार छूट मिलेगा। ठीक है, कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है, व्यक्तियों को बेवकूफ बना के पैसा लेना। 10 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और अस्थायी विकलांगता कवर पर हवाई यात्रा पर 1 करोड़ रुपए तक की बीमा। वाह क्या बात है। आगे चलते हैं। भारत में एफडीआई $1 ट्रिलियन के पार। ठीक है, वाह क्या बात है। किसने कहा है? उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग द्वारा डीपीपीआईटी ने कहा कि 8 दिसंबर 2024 जारी आंकड़े में बताया गया कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो है 2000 के सितंबर से 2 अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 का अवधि में 1 ट्रिलियन आंकड़े पार किए, यानी अब तक 1 ट्रिलियन का निवेश हो चुका है, एफडीआई आ चुकी है। ठीक है, 2014 में भारत ने संचयी एफडीआई का प्रवाह प्लस 667 मिलियन आकर्षित किया। पिछले दशक में 2004 से 14 की तुलना में 119% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो अपने यहाँ होता था एफडीआई, अब उसके तुलना में 119% की हुई वृद्धि हुई है। ठीक है, एसटीआई सबसे मिलते कहाँ से मिल रहे हैं? मॉरिशस से 25% मिल रहा है, सिंगापुर से 24% मिल रहा है, अमेरिका से 10% मिल रहा है, नीदरलैंड से 7% है, जापान से 6%। अगर आपसे पूछ लिया जाए आखिर एफडीआई कहाँ से कितना मिल रहा है तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? विदेशी संस्थाएं, व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी अन्य देश के व्यवसायिक हितों के लिए किए गए निवेश को संदर्भित करता है, जो सामान्यतः उद्यम को स्वामित्व और नियंत्रण के रूप में होता है। यानी जो एफडीआई लिए, मान लीजिए मैं एफडीआई बारे में समझा देता हूँ सिंपल सा। मान लीजिए एक व्यक्ति मोहन, ये क्या करते हैं? ये अमेरिका के, कहाँ के? अमेरिका है। अब हुआ क्या कि भारत सरकार क्या काम करना है? एक मान लीजिए कुछ करना है, क्या करना है? मान लीजिए एक बिल्डिंग बनानी है, रेलवे की एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, रेलवे की एक बिल्डिंग जब बनानी है, अब उसमें लाइए मान लीजिए लागत लग गई 100 करोड़। अब सरकार अपने पास से सरकार नहीं खर्च करेगी, सरकार कहेगी अब कोई अगर इन्वेस्ट कर दे बाहर से आके तो उसको क्या हो जाए? लाभ मिल जाएगी। इससे इन्वेस्टर का क्या लाभ है? उसको ब्याज के रूप में मिलेगा पैसा, और भारत को क्या लाभ होगा? इसमें उसका बिल्डिंग बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से एफडीआई किया जाता है, और ये कंपनी भी कर सकती है और व्यक्ति भी कर सकता है। दोस्तों अब देखते हैं कुछ संक्षिप्तियां हैं, सार संक्षेप है, आखिर किसकी नियुक्ति है, कौन चर्चित हुआ, किसका निधन हुआ, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडे, ये कौन है? ये है दिसंबर, देखिएगा 2 दिसंबर 2024 को न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपमा बिंदुसिनी क्या है? फर्नांडे श्रीलंका के 38वें मुख्य न्यायाधीश बनी है। ध्यान देना, अगर पूछा जाए यह कहाँ की है तो ये श्रीलंका की क्या है? 38वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और दूसरी महिला है। और पहली महिला कौन सी थी? सिराना भंडारनाके। अगर पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे जाए कौन थे, ये थी महिला वाली। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद ग्रहण किया। अगर पूछा जाए किसके पद स्थान पर लिया है तो उसका स्थान नाम ये होगा। कौन सी है? दूसरी महिला है। पहली कौन सी थी? सिरानी भंडारनाके। ठीक है, योन सुक योल, ये कौन है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। अगर पूछ लिया जाए, चूंकि पीछे से बड़ा अच्छा फेवरेट प्रश्न रहता है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव चलाया गया, तो उसका आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। इस प्रस्ताव को नेशनल असेंबली में 204 वोटों से पारित हो गया। राष्ट्रपति योन सुक योल देश मार्शल लॉ लाने के बाद काफी विवादित पद में आ गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पूजा शर्मा कौन है? दिल्ली निवासी पूजा शर्मा को 2024 के लिए बीबीसी के 100 प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। कहाँ के? बीबीसी के 100 प्रेरक महिलाओं में सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने 4000 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया। इससे सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ब्राइड द सोल फाउंडेशन की स्थापना की। क्या नाम है? ब्राइड द सोल फाउंडेशन। अगर पूछ लिया जाए हाल ही में ब्राइड द सोल फाउंडेशन चर्चा में किससे संबंधित है, चीज शायद आप फंस सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यह एनजीओ हाशिए पर पड़े समुदाय की सहायता करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो पर्यावरण कल्याण को बढ़ावा देता है, बुजुर्गों को देखभाल करता है। ठीक है, फाउंडेशन प्रत्येक बच्चों को भी समर्थन करता है। प्रत्येक बच्चे में जैसे अनाथ बच्चे हो गए या जिन्हें छोड़ दिया गया है किसी अपने माँ बाप के द्वारा, ठीक है, और जरूरतमंद को ये सहायता भी करता है। वाह क्या गुड। पैर कपाड़िया ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे हीरो होना चाहिए देश में, जो देश के लिए, समाज सेवा के लिए कार्य दृढ़ संकल्पित रहे। यहाँ लोग लूटने वालों की संख्या ज्यादा हो गई। फाइल कपाड़िया, इन्होंने क्या किया? एक फिल्म है इनका, फाइल कपाड़िया जी की, क्या नाम है? ऑल वी इमेजिन लाइट्स
गोल्डन गोल्ड पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया। याद कि ये बीपीएससी में यहाँ प्रश्न पूछा था, यहाँ से बीपीएससी में जो एग्जाम हुआ तो वहां से ये प्रश्न बना था। देखिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामित होने वाली भारत की पहली, उसमें कांस फेस्टिवल वाले, कांस जो फ्रांस वाला था वहां से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब क्या है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए भी ये नामित किया गया है। वी सुब्रमण्यम क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष जो है, नए अध्यक्ष जो बने हैं वी सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ठीक है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, इनकी घोषणा की राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किया है। आगे चलिएगा, अन्य जो नए सदस्य प्रियंका कानून को, डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजना सारंगी, ये क्या है, अन्य इसके सदस्य भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। माफ करिए, आगे चलते हैं दोस्तों। 24 दिसंबर 2024 में 5 राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई। कहाँ पे कौन से राज्यपाल बने इसको हम देखते हैं। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान बने हैं, केरल के विश्वनाथ अलिकलकर बने हैं। ठीक है, मणिपुर के अजय कुमार बने हैं, अजय कुमार भल्ला बने हैं, मिजोरम के सेवानिवृत्त जनरल विजय कुमार बने हैं और उड़ीसा के हरिबाबू कम्बपति बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संजय मल्होत्रा क्या हुआ इसमें, 11 दिसंबर 2024 राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली। कौन है संजय मल्होत्रा, आरबीआई के नए अध्यक्ष, आरबीआई के नए अध्यक्ष, ध्यान देना है। ठीक है, संजय मल्होत्रा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1990 बैच के कैडर के अधिकारी हैं ये, और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन्हें आईएएस अधिकारी राजस्व विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत संजय मल्होत्रा को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए हाल ही में आरबीआई के नया गवर्नर कौन है, क्या नाम उनका, संजय मल्होत्रा होगा। ठीक है, हरमीत ढिल्लो क्या है, भारतीय मूल का हरमीत ढिल्लो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। कौन है ये, हरमीत ढिल्लो, कहाँ की है, भारतीय मूल की है। कहाँ नियुक्त किया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकारों से संबंधित जनरल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में हरमीत के पास चुनाव कानून और नागरिक अधिकारों के निष्पक्ष सशक्त प्रवर्तन बड़ी जिम्मेदारी होगी। काश पटेल कौन है, 11 दिसंबर 2024 के ट्रंप मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए हाल ही में किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट नियुक्त किया गया, क्या उसका आंसर होगा, काश पटेल। ठीक है, इस नियुक्ति के साथ ही वे ट्रंप मंत्रिमंडल में नियुक्त होने वाले दूसरे अमेरिकी भारतीय बन गए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी वैज्ञानिक जया भट्टाचार्य को देश के स्वास्थ्य अनुसंधान वित्त संस्थान के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द हेल्थ निदेशक के रूप में नामित किया था। ठीक है, मिखाइल क्वालिसवली क्या है, ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, उन्होंने 2024 में चुनाव जीतने के बाद जॉर्जिया के छठा राष्ट्रपति घोषित किए गए। मिखाइल कालेवाशली कौन फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी हैं जो जॉर्जिया ड्रीम पार्टी के सांसद भी हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए किस पार्टी से संबंधित है, क्या होगा, जॉर्जिया ड्रीम पार्टी। ठीक है, उसकी पार्टी वगैरह कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी को क्या हुआ, महाराष्ट्र के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और क्या हुआ है, इस बार जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 132 सीटें मिली है। अजित पवार जी का और एकनाथ शिंदे जी क्या है, इसके मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। दिसंबर 2024 के नेटाम्बो नांदी नैतवार नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर पूछा जाए सेकंड पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, यही है। अगर पूछा जाए कहाँ की है ये, क्या इसका होगा, नामीबिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति अंतरिम राष्ट्रपति नांगोलो म्युम्बा के स्थान लेगी। ठीक है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। शपथ लेने के बाद इनका नाम है नेटुम्बो का, वर्तमान में अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला बन जाएंगी। इसके पहले कौन सी थी, ध्यान दीजिए कि तंजानिया के जो सामिया सुलू हसन जी थे, ये क्या थी, पहली पूरे अफ्रीका में पहली एकमात्र राष्ट्रपति बनी थी। दूसरी ये नामीबिया बनी है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी जो तंजानिया वाली है ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अभी चलिएगा,
राजीव कुमार, क्या हुआ इसमें? 1 दिसंबर 2024 को राजीव कुमार ने ब्रह्मोस ब्रह्मोस एयरफोर्स के नए सीईओ के प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, ब्रह्मोस एयरफोर्स भारत और रूस के संयुक्त एरोस्पेस एरोस्पेस की रक्षा निगम है। ठीक है, ब्रह्मोस एयर स्पेस क्या है? भारत और रूस के बीच में क्या है? संयुक्त उपक्रम है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। स्थापना भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन या डीआरडीओ, क्या कहते हैं? डीआरडीओ और रूस के एनपीओ के संयुक्त रूप से हुआ है। ठीक है, ब्रह्मोस कैसी मिसाइल? ब्रह्मोस एक मुख्य रूप से क्रूज मिसाइल क्या था दोस्तों? जैसे मिसाइल दो प्रकार को मैं आपसे बताता हूँ। जैसे एक मिसाइल होती है, मान ली ये एक टारगेट ए है, एक टारगेट बी है। यहाँ से यहाँ तक अगर कोई मिसाइल जाए, ऐसे उड़ के जाए, एक बार बहुत ऊंचाई जाए फिर नीचे गिरे, इसे बैलिस्टिक कहते हैं। अगर कोई सीधे सीधे चला जाए, इसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। तो ब्रह्मोस कैसे है? क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ठीक है, यह ब्रह्मोस सेकंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में शामिल है। ठीक है, जोकिम जोकिम एलेक्सडरसन क्या हुए हैं? ये स्वीडन के अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने स्वीडन के जोकिम को भारत के महिला अंडर 20 के और अंडर 17 के राष्ट्रीय टीम कोच के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अगर पूछ लीजिए हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो इन्हें ही नियुक्त किया गया। ठीक है, इनका कार्यकाल 10 दिसंबर से बेंगलुरु में शुरू होने वाले 2 महीने के अंडर 20 राष्ट्रीय शिविर से शुरू होगा। ठीक है, निधन क्रम देख लें दोस्तों। जो प्रधानमंत्री, आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इनका अभी निधन हुआ है। ठीक है, 92 वर्ष के थे। 2004 से 2014 तक भारत प्रधानमंत्री रहे हैं। 91 में 1991 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के और वैश्वीकरण के लिए रास्ता बनाने वाले परिवर्तनकाली आर्थिक सुधारों के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1982 में भारतीय आरबीआई के क्या रहे? ये गवर्नर भी रह चुके हैं और 1985 योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं। ठीक है, 1990 में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के कार्यरत थे और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री का स्वतंत्र प्रभार इन्हें मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। और उदारीकरण इन्होंने एलपीजी जो वाला काम हुआ था, इन्हीं के समय में हुआ था। फिल्मकार श्याम बेनेगल, क्या हुआ श्याम बेनेगल को? भारतीय सिनेमा महान फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित थे। 1959 में लिंटास विज्ञापन एजेंसी ने कॉपी राइटर के रूप में इन्हें करियर शुरू की थी और 1962 पहली डॉक्यूमेंट्री घर बैठा गंगा बनाई थी। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2005 में दिया गया था। 8वां राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री 1976 में दिया गया। पद्म भूषण 1991 में दिया गया था। ठीक है, तबला वादक जाकिर हुसैन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। 73 वर्ष की अवस्था में इन्हें सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ? इनका निधन हो गया। इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक इनको बीमारी थी। क्या? इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक इनको बीमारी थी या फेफड़े संबंधी बीमारी है। ठीक है, तो संगीत की दुनिया में सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड 1992 में द प्लैनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिला था। ठीक है, इसके बाद 2024 में 3 अलग अलग संगीत एल्बम के लिए एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। 1988 में क्या हुआ? पद्मश्री, 2002 में पद्म विभूषण और 2003 में पद्म विभूषण के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। ये इनके लिए भी, चूंकि ये जो नाम है आपसे कभी कभी, चूंकि एग्जाम इसी प्रकार से पैटर्न बदल रहा है, कभी कभी आपसे इनको सीक्वेंस लगाने के लिए दे सकता है, किसका डेथ कब हुआ है, इसलिए आप इसे तैयार रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है ये? एमडीआर रामचंद्रन कौन है? ये जो है पांडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्होंने क्या हुआ? 90 साल की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, 1980 से 83 तथा 1990 से 1991 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, 2001 से 2006 के पांडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजमन चंद्रा, ये कौन है दोस्तों? भारतीय दिग्गज स्क्वाश खिलाड़ी राजमन चंद्रा की 1789 की उम्र में क्या इनका निधन हो गया। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? ये कोलकाता के जो प्रसिद्ध तबला वादक का नाम पंडित स्वप्नन चौधरी को 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। कौन कौन है इसको? क्या नाम इनका? ध्यान दीजिएगा।
पंडित स्वप्नन चौधरी को क्या मिला है? तानसेन पुरस्कार मिला। इंदौर के सन्नद संन्यास संस्था 2023 में राजा मान सिंह तोमर के सम्मान में दिया जाता है। कहाँ पुरस्कार है? ये एमपी पुरस्कार है। ठीक है, यह पुरस्कार ग्वालियर में आयोजित तानसेन संगीत समारोह 24 के दौरान दिया गया, जो महान संगीतकार तानसेन शताब्दी वर्ष उपलक्ष्य के रूप में आयोजित किया जाता है। तानसेन पुरस्कार जो है दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित सर्वोच्च संगीत सम्मान, यानी यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, आगे क्या है? कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। ठीक है, यह क्या है? कुवैत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। जब हाल ही में जब कुवैत की यात्रा किए थे तब इनको ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, आगे यह सम्मान सामान्य तौर पर किसी देश के प्रमुख या विदेशी शासकों को राज परिवार के सदस्यों की दोस्ती के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। 34वें जीडी वल्लभ पुरस्कार किसको दिया दोस्तों? बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर द एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने संकाय सदस्य प्रोफेसर सुबीर जैकब जॉर्ज को, कौन? प्रोफेसर सुबीर जैकब जॉर्ज को क्या मिला है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी वल्लभ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कि इसे किसके द्वारा दिया जाता है? के विला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्या हुआ इसमें? उन्होंने किया क्या? 1991 में स्थापित जीडी वल्लभ पुरस्कार के माध्यम से 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों विज्ञान के उनके मौलिक और असाधारण योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है। इसमें दिया क्या जाता है? 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। ठीक है, जेसी डेनियल अवार्ड, जेसी डेनियल अवार्ड का हुआ था दोस्तों, यह जो है 2023 की साजी एन करुड़ा को प्रदान किया गया। ये कौन है? यह पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए प्रशस्ति और एक प्रतिमा के रूप में दिया जाएगा। डेनियल केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह डेनियल जो जेसी डेनियल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? केरल सरकार द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? केरल सरकार द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार चुना गया। सोचिए, पहले ट्रंप जो है पहली बार नहीं 2 बार पत्रिका के चुने जा चुके हैं। पत्रिका डोनाल्ड ट्रंप को एक पीढ़ी से एक बार होने वाले राजनीतिक बदलाव लाने तथा अमेरिका के राष्ट्रपति पद के नए सिरे से परिभाषित करने के लिए सम्मानित किया गया। यह दूसरा मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान मिला। इसके पहले 2016 में ये टाइम ऑफ द पर्सन ईयर ऑफ द पुरस्कार लोग जीत चुके हैं। ठीक है, 34वां व्यास सम्मान कब किसे दिया गया दोस्तों? एक लेखिका है जिसका नाम है सूर्यबाला जी को 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। और उनका जो उपन्यास है कौन सा? कौन देश के वासी और बेड़ू के डायरी। कौन देश को सेकंड रुकिएगा इसे कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था। के बिरला, यह जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से शुरू किया गया। इसमें क्या है? 4 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति प्रदान और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अमेरिकी नौसेना का प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार क्या है? हाल ही में टॉम क्रूज को हाल ही में अमेरिकी सेना के प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। अगर पूछ लिया जाए हाल ही में किससे प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार अमेरिका को मिला गया, क्या नाम उसका? टॉम क्रूज को। ठीक है, आगे चलते हैं। माध्यम से सेना में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नागरिकों द्वारा सेना में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? यह क्या हुआ है? 11 दिसंबर 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित नई दिल्ली में एक राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा इसे प्रदान किया गया। ठीक है, यह पंचायत पुरस्कार 45 अनकरोड़ीय पंचायतों को सम्मानित किया गया। इसमें पुरस्कार माध्यम से सतत समावेशी ग्रामीण विकास के प्रयास को उल्लेखित किया गया। इसका मतलब कि ऐसे पंचायतें जो अच्छा काम कर रही थी क्षेत्रों में, इसमें समावेशी विकास में या ग्रामीण विकास में, उनको यह सम्मानित किया। कुल कितने को दिया गया? 45 को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे चलते। गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? 11 दिसंबर 2024 को संपन्न हुए 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड के मिल्को लाजारो द्वारा निर्देशित बुल्गारिया फिल्म स्टैंडो को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड स्टैंडो को गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें 51 लाख रुपए की राशि इसको मिलेगी। ठीक है, जबकि एंडारा को अंतर्राष्ट्रीय खंड सर्वश्रेष्ठ के लिए
21 लाख के पुरस्कार, ये जो मतलब इनको जो निर्देशन किया है इसके लिए क्या है 21 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। पनामा के निर्देशन एन्ना, कहाँ के हैं ये, पनामा के हैं। एना एंडारा को उनकी फिल्म क्वेरिडो ट्रॉपिको के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए चुना गया। अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में कौन सी फिल्म इनके किसके क्या पुरस्कार होगा, क्वेरिडो ट्रॉपिको। ठीक है। चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ किसके चुना गया, इस बार पूछा भी प्रश्न गया था, इसे ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के पारिस्थितिकीविद माधव गडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया। यह संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान, अगर पूछा जाए किसके द्वारा दिया जाता है, यह यूएनईपी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यूएनईपी के द्वारा। ठीक। जैव विविधता हट चार्ट के है। पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों में फैले हुए। ध्यान दीजिए जो गडगिल जी थे, जो गडगिल के योगदान जो है पश्चिमी घाट में केंद्रित थी। इसके क्या पश्चिमी घाट के रिसर्च के लिए और संरक्षण के लिए इनका अमूल्य योगदान रहा है, इसीलिए इनको ये दिया गया है। उनकी समृद्ध जैव विविधता सप्ताह के महत्व के लिए 2012 में यूनेस्को ने इस क्षेत्र को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्नर पुरस्कार क्या हुआ, चित्रकार जससेन कौर को 2024 में टर्नर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है। 38 साल की उम्र में टेन ब्रिटेन द्वारा आयोजित सबसे कम उम्र की फाइनलिस्ट थी। कौर को उनकी प्रदर्शनी अल्टर 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 के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जिनमें मूर्तियां साउथ स्कोप और ग्लास्को में भारतीय सिख के पालन पोषण से प्रेरित है। टर्नर पुरस्कार हर साल टेट ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसमें होता है विजेता को पाउंड के रूप में 25,000 मिलते हैं, जबकि फाइनलिस्ट को 10,000 पाउंड मिलते हैं। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार विकास पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों, चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। विश्व शंकर मेनन की अध्यक्षता वाली जूरी ने मानवाधिकार और समानता के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए बैचलेट को चयन किया गया था। इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है। इस साल अंतरराष्ट्रीय शांति विकास को बढ़ावा देने के व्यक्तियों के संगठन को नारा दिया गया था। 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल था। अब देखते हैं दोस्तों फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड क्या है। इसमें 11 दिसंबर 2024 को फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 का 5वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें क्या इम्तियाज अली की अमर सिंह चमकीली ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक के रूप में और अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया। देखते हैं कौन कौन से। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, बेबी ओरिजिन की अमर सिंह चमकीला। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, अमर सिंह चमकीला के लिए इम्तियाज अली को दिया गया। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, बेब ओरिजिन के लिए। ठीक है, बेब ओरिजिन के लिए किसको दिया गया, जाने के लिए करीना कपूर को दिया गया। ठीक है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है, बेब ओरिजिन के लिए महाराजा के लिए जगदीप हवाल को दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है। आईएसएस से गुड प्रैक्टिस अवार्ड किसे दिया गया, भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया, भारत को सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम ISSA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजम मान द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि EPFO के संचार चैनल ई कार्यवाही की न्याय प्रदान करने की सूची, प्रौद्योगिकी उपयोग, व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम, बहुभाषी कॉलर सेंटर प्रयास के लिए यह 5 योग्यता प्रमाण पत्र दिए गए। इन सब क्षेत्रों के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक दोस्तों, आगे कुछ युद्ध अभ्यास है। कौन सा है, हरिमाऊ युद्ध अभ्यास है। किसके किसके बीच हुआ था, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। कब हुआ था, 2 से 15 दिसंबर तक हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ, मलेशिया के महंग में हुआ था, सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अध्याय 5 के तहत जंगल के क्षेत्र में आतंकवाद को कम करना। यानी जो हुआ होता है किस लिए होता है, जंगल क्षेत्र में आतंकवाद को कम करना। सिनबैक्स क्या है, यह क्या है, भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच
सिम्बेक्स 2024 टेबल टॉप ऑफ द सैन अभ्यास आयोजन किया गया। किसके किसके बीच में है दोस्तों? भारत और कंबोडिया के बीच में। ठीक है, आगे चलिए कि महत्वपूर्ण दिवस क्या है? विश्व एड्स दिवस। इसका थीम क्या था? अधिकार पथ अपनाए मेरा स्वास्थ्य। ठीक है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। एक दिवस क्या? बीमा सुरक्षा होता है। इसका दिवस कौन सा था? ये 60वां था। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस क्या है? 4 दिसंबर को। ये देख लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, खेल और इसके बाद वन लाइनर बचा हुआ है, इसको देख लिया जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।